नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द परमिसिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क जो होता है वो ऑलवेज लेस देन मतलब ऑलवेज सॉरी इज अबाउट 0.1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 0.3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर टू 0.7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और अबाउट 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि परमिसिबल डायगोनल स्ट्रेस की वैल्यू रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क के केस में कितनी होती है। तो वो होती है अबाउट 0.1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। ओके, द लिमिट ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट इन ए कॉलम इज गिवन बाय। ये आपको पता है, ये टेबल अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कई क्वेश्चनों में, तो ये टेबल आप याद कर लेना। यहाँ से मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट आपको मिल जाएगा 0.8% ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा 6% ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अपना जो आंसर है वो यहाँ से सी मिल जाएगा आपको 0.8% टू 6%। ओके, द मिनिमम कवर टू द टाइज ऑफ टाइज और स्पाइरल शुड नॉट बी लेस देन, ये 25 mm होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, टाइज और स्पाइरल के केस में जो मिनिमम कवर है वो अपन 25 mm देते हैं। ओके, द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन ए कॉलम इज। ठीक है, आपको पता है कि मिनिमम जो बार डायमीटर IS 456 के हिसाब से कॉलम में जो यूज़ करते हैं वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना है। The load carrying capacity of helically reinforced column as compared to that of a tight column is about, ये 5% ग्रेटर होती है। ठीक है, 5% ग्रेटर होती है, याद रखना। अगर हेलिकल रीइंफोर्स्ड कॉलम अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसके केस में क्या होती है, जो अपनी लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, 5% मोर हो जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी है कि फॉर सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी शैल बी इंक्रीज बाय 5%। तो ये आप याद रख लेना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिडक्शन फैक्टर ऑफ CR2 लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम लॉन्ग कॉलम इज गिवन बाय। ठीक है, एक रिडक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं लॉन्ग कॉलम के केस में, तो वो IS कोड हमें बताता है कि वो रिडक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अपन वो रिडक्शन फैक्टर देख लेते हैं। पहले रिडक्शन फैक्टर जो होता है, दीज आर रिडक्शन फैक्टर टू परमिसिबल स्ट्रेसेस। देखिए, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील और कंक्रीट के लिए हैं उनके लिए रिडक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर है मतलब ये लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, CR की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील और कंक्रीट को। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम के केस में यूज़ होता है व्हेन रेशियो ऑफ इफेक्टिव कॉलम लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो है अगर अबव 12 है, तो जो CR की वैल्यू होती है, जो रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाय 48B। ठीक है, जहाँ पे B क्या होता है, LLD होता है। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा मैच कर रहा है, 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाय 48B, अपना C ऑप्शन मैच कर रहा है, तो C आंसर हो जाएगा। आपसे आगे चल के एक प्रोविज़न और पूछा जा सकता है कि व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कॉलम लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन अगर 40 से ऊपर हो जाता है, जो चीज़ अभी 12 से ऊपर थी तो आप रिडक्शन फैक्टर ये यूज़ कर रहे थे 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाय 48B। अगर कॉलम इफेक्टिव कॉलम लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो अगर 40 से ऊपर हो गया तो आपको जो रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू है वो यूज़ करनी है 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाय 160 I मिनिमम। ठीक है, याद रखना ये जो I मिनिमम है वो लीस्ट रेडियस ऑफ जिरेशन है, जायरेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ जिरेशन। ठीक है, ओके, ये होती क्या लीस्ट रेडियस ऑफ जिरेशन, जिसके अबाउट क्या बोलते, जो बकलिंग की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। इसका फॉर्मूला होता है √I/A। ठीक है ना, ओके। द डायमीटर ऑफ टाइज इन ए कॉलम शुड बी। ठीक है, तो जो अपन कॉलम में टाइज यूज़ कर रहे हैं उसका डायमीटर आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ 5 मिनिमम बाय 4 और 6 mm। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे अपना, मोर देन और इक्वल टू 1/4 ऑफ ए डायमीटर ऑफ मेन बार, मोर देन और इक्वल टू 5 mm, मोर देन 5 mm बट लेस देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार, मोर देन 5 mm एंड ऑल्सो मोर देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 5 की जगह आप 6 mm कर लीजिएगा। ठीक है, मोर देन 5 mm एंड ऑल्सो मोर देन दी 1/4 ऑफ ए डायमीटर ऑफ मेन बार। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल एक्शन ऑफ स्पाइरल इन ए
स्पाइरली रीइंफोर्स्ड कॉलम, ऑप्शन ए कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज डिक्रीज, डक्टिलिटी ऑफ कॉलम रिड्यूसेस, कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज डिक्रीज बट डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीजेस, बोथ द कैपेसिटी ऑफ कॉलम एंड द डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो डी हो जाएगा, बोथ द कैपेसिटी ऑफ कॉलम एंड द डक्टिलिटी ऑफ कॉलम, ये दोनों क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल एक्शन के कारण, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज रीइंफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब इज लिमिटेड टू, स्लैब के केस में आप जो मैक्सिमम परसेंटेज रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं वो कितना देते हैं, तो याद रखना कि कोड कहता है कि मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए, किसका, ग्रॉस सेक्शनल एरिया का, 0.04 इंटू BD। मिनिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज रीइंफोर्समेंट पूछ रहा है, तो आप किसी को भी मान सकते हो, 4% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लो मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट ही मान के चल लो, तो 4% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। आगे का हम आगे की क्लास में देखेंगे।